हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और वीपीएस क्लासेस में आज मैं आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिखाऊंगा। तो एक बार फिर मिलते हैं हम लोग वीपीएस क्लासेस में और स्टार्ट करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखा जाए तो मेनली मोटा मोटी दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं, और एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते। तो सर, ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं और प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते, इन दोनों की बात हम लोग करते हैं। बच्चों के दिमाग में ये बहुत बातें आती रहती हैं। देखो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो तुमने पढ़ा है, 11th में भी काफ़ी कुछ पढ़ा है तुमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो मान लो टाटा कंपनी है, रिलायंस है, बिरला है, ठीक है। तो ये सारी कौन सी कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर हम बात करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं कर रहे, तो किसके लिए वर्क करते हैं? सोशल सर्विसेज। इनका मेन मोटिव जो होता है सोशल सर्विस, यानी कि ये कहते हैं कि हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, हम लोगों का मेन काम है सोशल सर्विस। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, टेम्पल्स, मंदिर वगैरह, ठीक है। ये सब के सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते, ठीक है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते। तो इनका मेन काम जो होता है वो वेलफेयर सर्विसेज, ऐसा ये लोग कहते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मोटा मोटा हॉस्पिटल, स्कूल, टेम्पल्स आजकल बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनको कैटेगराइज करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, इसकी अकाउंटिंग भी पढ़ी थी। तो इसकी अकाउंटिंग थोड़ी वाइड होती है और इसकी अकाउंटिंग थोड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन अकाउंट दोनों को मेंटेन करना मस्ट होता है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यहां बनाते थे ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, ठीक। और यहां जो हम लोग बनाएंगे वो मेनली तीन चीजें बनाएंगे। एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग यहां। तो अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा ट्रेडिंग, पीएनएल और क्या बनता था, हमारा बैलेंस शीट बनती थी। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या बनाएंगे? हाँ बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये सब हम लोग चीजें बनाएंगे किसमें? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर क्या डिफरेंस है इन अकाउंट्स में और इन अकाउंट्स में, और इनका थोड़ा अकाउंट्स डिफरेंट क्यों हैं। तो बेटा समझो, हम इसकी बात करते हैं आगे, पहले आप इसके ऊपर ध्यान दो, फिर अब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग के बारे में। तो इन तीनों अकाउंट को हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप इसको समझिए। तो चलिए इसके अकाउंटिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेक्शन 8 में आता है, और सेक्शन 8 के तहत हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें अभी मैंने आपको बताया कि तीन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे बैलेंस शीट।
तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीजें हमें बनानी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट को हम कैश बुक की तरह ही ट्रीट करते हैं। बोले तो ये कैश बुक ही होती है बेटा, इसमें कितना पैसा आया और कितना पैसा गया रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी सिमिलरली हम वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स यहाँ लिखते थे। और बैलेंस शीट में कोई खास चेंजेस नहीं है, जो बैलेंस शीट हम पहले पढ़ते थे लगभग वही बैलेंस शीट है, थोड़े बहुत माइनर जो चेंजेस हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो एक एक करके मैं इन सभी के फॉर्मेट के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के फॉर्मेट की बात करते हैं बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट की बात करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2 चीजें आती हैं। डेबिट साइड में रिसिप्ट यानी कि जितना भी पैसा हमने रिसीव किया है, और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स यानी कि जितना भी पैसा हमारे पास से गया है। तो सबसे पहले अगर हम बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हम पहले से ही चला रहे हैं, तो कैश और बैंक का बैलेंस होगा। लेकिन अगर हमने अभी अभी स्टार्ट किया है तो ना तो कैश का बैलेंस होगा ही, ना ही बैंक का बैलेंस होगा। तो हम सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेते हैं, किस किस का, कैश और बैंक का। दूसरी चीज जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो यहां 2 टाइप की रिसिप्ट होती है। एक होती है बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और एक होती है बेटा हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स। कुल मिला के जितना भी पैसा आया है वो डेबिट साइड में लिखेंगे। मैं 2 चीजों में कैटेगराइज कर रहा हूं इसको, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। तो मैं बताऊंगा इसको कि क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट। पेमेंट साइड भी हम 2 ही चीजें रखते हैं, एक रेवेन्यू पेमेंट और एक कैपिटल पेमेंट। हालांकि आप लोगों ने 11th क्लास में रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट के बारे में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम दोबारा उसको रिपीट कर देते हैं। फाइनली यहां इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है, बैलेंस कैरी डाउन। कैश और बैंक अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग भी लिखेंगे, और फाइनली हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा कि जितना भी पैसा आएगा इस साइड और जितना भी पैसा जाएगा वो इस साइड। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जिसे हम बोलते थे इनकम के तौर पे, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती थी वो हमारी रेवेन्यू मानी जाती थी। फिलहाल यहां रेवेन्यू रिसिप्ट थोड़ी अलग होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह तो नहीं होंगी, क्योंकि यहां गुड्स की सेल वगैरह नहीं करी जाती। हाँ, कुछ मामलों में यहाँ सर्विस या कुछ आइटम वगैरह को ये लोग बेच खरीद सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर बिजनेस नहीं होगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ इनकी इनकम जो होगी वो 2 चीज़ों में कैटेगराइज करेगी। एक होगा लार्ज अमाउंट जिसे हम कैपिटल रिसिप्ट के तौर पे देखेंगे, एक होगा स्मॉल अमाउंट जिसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट के तौर पे देखेंगे। नॉर्मली तौर पे आप ये समझ लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट इज अ इनकम, रेवेन्यू पेमेंट इज अ एक्सपेंस, एंड कैपिटल रिसिप्ट जो थी वो होती थी हमें कि किसी एसेट्स को बेच के मिलने से, या लोन मिल जाना, या किसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का रिसीव हो जाना, तो वो सारी की सारी हमारी कैपिटल रिसिप्ट में आती थी। कैपिटल पेमेंट आपने पढ़ा होगा कि जब हम कोई एसेट्स एक्वायर्ड करते थे तो हम उसे क्या बोलते थे, कैपिटल पेमेंट। तो वही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच इज स्पेंट फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट्स, तो वो कैपिटल पेमेंट है। अगर उसी को हमें बेच के कुछ मिल जाता है तो हम कैपिटल रिसिप्ट का नाम दे देते हैं। या फिर मैंने बताया आपको लोन हो गई, सिक्योरिटीज बेचना हो गया, ये सारी की सारी जिनसे हम क्या करते हैं, मनी रिसीव करते हैं, तो वो सारी की सारी हमारी कैपिटल रिसिप्ट में आती है। तो ये इनकी बात है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, जिसको मैंने कहा कि सिमिलरली कैश बुक की तरह ट्रीट करना है हमें। डेबिट साइड जो आए वो पैसा आया, और क्रेडिट साइड जो लिखा हमने वो पैसा गया। ठीक है, होप सो सारे डाउट इसमें क्लियर होंगे। नहीं भी क्लियर होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो
तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमारी इनकम है, कैपिटल रिसिप्ट जो हमारे लार्ज अमाउंट है जैसे मैंने बोला, जैसे फॉर एग्जांपल की लोन वगैरह रिसीव करना, ठीक है। रेवेन्यू पेमेंट मैंने आपको बताया कि जो इनकम से रिलेटेड हम खर्चे, जो इनकम को अर्न करने के लिए जो खर्चे करते हैं वो रेवेन्यू पेमेंट होती है। कैपिटल पेमेंट एसेट्स वगैरह को एक्वायर्ड करने के लिए जो हम पेमेंट करते हैं वो कैपिटल पेमेंट के नाम से दी जाती है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट है। अब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। चलो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब मैं बात करता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने अभी आपको बताया, जस्ट हमें पीएनएल की तरह ही ट्रीट करना है, कोई खास फॉर्मेट नहीं है इसका। तो क्या करना है, जैसे हम लोग पीएनएल बनाते थे वैसे ही हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और हमें दो ही बातें लिखनी है यहां, फॉर द ईयर एंडेड जो भी है, क्रेडिट और डेबिट। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स लिखने हैं हमें, अमाउंट, इनकम और अमाउंट। तो यहां नाम से ही पता चल रहा है कि जितना भी हमारी इनकम या गेन्स है वो सारी की सारी चीजें यहां आएंगी, और जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हम लोग बोलते थे वो यहां आएंगे। फाइनली यहां से जो हमें मिलेगा बेटा वो सरप्लस मिलेगा। ये बिजनेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, तो इसे प्रॉफिट कहने की जगह इन्होंने उसका नाम बदल के रख दिया सरप्लस। सरप्लस का मतलब है एक्सेस इनकम, इनकम ज्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर। किससे ज्यादा है बेटा, एक्सपेंडिचर से। अगर यहां कुछ निकलता है तो हम उसे डेफिसिट का नाम दे देते हैं, और फिर हम इसे ऑप्शनल नाम से एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम बोलते हैं। मतलब यहां खर्चे ज्यादा हो गए इनकम से। तो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई बिजनेस तो है नहीं, ये मेनली हम कहते हैं कि सोशल वेलफेयर का काम करते हैं हम लोग। तो जब हम सोशल वेलफेयर या सोशल सर्विसेज करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जगह सरप्लस या डेफिसिट की बात होती है। अगर हमारी रेवेन्यू हमारे खर्चों से ज़्यादा है तो जो एक्सेस बचा है वो सरप्लस है। अगर हमारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा है तो जो बचा है हमारे पास डेफिसिट है। अब मैंने फिर बताया कि यहाँ वही आएंगे जो रेवेन्यू पेमेंट है, और यहाँ जो आएगी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आते। तो बात करते हैं अब हम आगे इसी के बारे में। बैलेंस शीट कुछ खास नहीं है, तो बैलेंस शीट जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसी टाइम में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, या बैलेंस शीट को पहले भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की और बात करते हैं। मेरे से धनंजय पूछ रहा है कि सर जरा बताओ ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनते हैं, थोड़ा ये भी बता दो, कैसे वर्क करते हैं थोड़ा ये भी बता दो। तो देखो बेटा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। ये स्पेशल कैटेगराइज इसलिए करे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, इसलिए इनको स्पेशल कैटेगराइज दिया जाता है जो आपकी वेलफेयर सोशल सर्विसेज को बढ़ाते हैं, जिससे बेटर से बेटर सिचुएशन में हम लोग आ सकें। इसलिए हम इन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देते हैं का नाम देते हैं। जैसे मान लो एक मिस्टर राम हैं और ये काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन ही हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर राम है, ये काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत पाप किए इन्होंने, बहुत लूटा खसोटा और प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। अच्छा मानते हैं ये ऐसा कि इन्होंने काफ़ी बेईमानी करी है, तो इनके मन में एक ख्याल आया क्यों ना मैं थोड़ी बहुत सोशल सर्विस करूं। तो इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला,
और खोला क्या, इन्होंने एक प्लानिंग करी कि एक हॉस्पिटल खोलेंगे और उसमें लोगों का इलाज करेंगे लेसर अमाउंट पे, या हम ये भी कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये दोनों ही ऑप्शन है, या तो बहुत कम फीस में या फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिस्टर राम, ऐसा इनके दिमाग में एक प्लान आया। मिस्टर राम बातों ही बातों में मिस्टर भरत को ये बताने लगे। भरत को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। मिस्टर राम और भरत ने मिलके ऐसी बात मीटिंग करके अपने 10-12 दोस्तों को बताई। उसमें से मान लो 8-9 दोस्त तैयार हो गए कि हम इस हॉस्पिटल को मिलके चलाएंगे। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कर ली अपने नाम पे, जिसको हमने नाम दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए और इन्होंने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल स्टार्टिंग है, जिसे हम लोग एनपीओ बोल रहे हैं, और ये कई लोग मिलके बना रहे हैं इस एनपीओ को, और इसमें इन्होंने लक्ष्य रखा है कि ये सबका इलाज करेंगे लेसर अमाउंट में या फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम करे। मैंने फिर कहा कि वो लेसर अमाउंट पे काम करता है, लेकिन इनका मेन मोटिव ये होता है कि कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करना। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। वो बात अलग है कि आजकल जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ वेल्थ के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा था स्कूल, हॉस्पिटल्स, लेकिन इनका मेन मोटिव ये नहीं होता है। इनका मेन मोटिव ये होता है कि रेवेन्यू जनरेट करें और अपने खर्चों को मेंटेन करें, उससे थोड़ा बहुत सरप्लस या थोड़ा बहुत डेफिसिट हो जाए उसको आगे ये मैनेज करें। खैर, इतनी ही बातें हम एनपीओ की करते हैं। अब एनपीओ रन कैसे करता है, इसकी इनकम क्या होती है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। चलो अब हम एक एक आइटम को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन, मैंने तुम्हें अभी बताया बेटा कि सब्सक्रिप्शन चंदा जो कलेक्शन है किसके जरिए, मेंबर्स के जरिए। मेंबर्स सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करते हैं, सॉरी, मेंबर से सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करते हैं हम लोग। तो सब्सक्रिप्शन पहली इनकम है जो एनपीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में हमारी हेल्प करती है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आमतौर पे वो जर्नल ही होते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा अमाउंट देता है तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस हो जाता है। तो अगर कोई जर्नल पर्पस है तो हम उसको इनकम ट्रीट करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्पस है तो हम उसे लायबिलिटी ट्रीट करेंगे और लायबिलिटी ट्रीट करने के बाद हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो ये बात रही हमारी सब्सक्रिप्शन की। उसके बाद हम दूसरी जो बात करते हैं वो करते हैं डोनेशन की। डोनेशन दूसरी इनकम है। आमतौर पे डोनेशन नॉन मेंबर्स के जरिए दिया जाता है, लेकिन ये मेंबर्स या नॉन मेंबर्स कोई भी दे सकता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। और इसकी भी दो कैटेगरी होती है, एक जर्नल, और अगर जर्नल है तो इनकम, और अगर स्पेसिफिक है तो हमारी ये भी ट्रीट होगी लायबिलिटी। अगर जर्नल है तो इनकम, और अगर स्पेसिफिक है तो लायबिलिटी। अब जर्नल का मतलब क्या है कि जब हमें किसी ने कोई चंदा दिया लेकिन उसकी वजह नहीं बताई उसने, जर्नली आमतौर पर वो कंट्रीब्यूट करके चला गया, या डोनेशन दिया उसने कंट्रीब्यूट करके वो चला गया, तो उसने कोई मेन पर्पस नहीं दिया, तो हमारी मर्जी, हम इस चंदे को कहीं भी खर्च कर सकते हैं उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हम हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो हम इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, हम नर्सेज की फीस दे सकते हैं, हम डॉक्टर की सैलरी दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारी इनकम है। लेकिन अगर स्पेसिफिक मेंशन कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, तो सब्सक्रिप्शन कहाँ खर्च करना है, हमें गवर्नर पार्टी के लिए ही खर्च करना है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड,
तो डोनेशन कहाँ के लिए दिया है? बिल्डिंग के लिए दिया है, यानी कि हमें बिल्डिंग बनानी है, वहीं खर्च करना है, बिल्डिंग का एक फंड बनाना पड़ेगा। तो आमतौर पे स्पेसिफिक डोनेशन किसी खास पर्पस के लिए दिया जाता है, स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन किसी खास पर्पस के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोले तो हम उसको जर्नल नेचर का मानेंगे क्वेश्चन में, और जर्नल नेचर को हम लोग इनकम के तौर पे ट्रीट करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे आइटम्स की, और तीसरा आइटम मान लो हमारा है एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी भी बेटा दो नेचर का है, एक रेवेन्यू जिसे हम जर्नल नेचर भी बोल सकते हैं, और एक कैपिटलाइज। तो अगर कैपिटलाइज है तो बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड क्या है अभी हम उसकी बात करेंगे। और अगर कुछ नहीं बोल रहा तो रेवेन्यू नेचर का है, यानी कि हम उसको इनकम मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी बात अदर इनकम। एनजीओ को रन करने के लिए और अदर इनकम भी अर्न करनी पड़ती है, जैसे छोटी छोटी इनकम, जिसे हम कह सकते हैं पार्ट टाइम में वो अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे देते हैं किसी फंक्शन वगैरह के लिए, तो रेंट रिसीव हो जाता है। कोई सरप्लस अमाउंट है जिसको उन्होंने बैंक में डाल रखा है, वहां से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या कोई भी अमाउंट जो बैंक में उन्होंने डिपॉजिट किया है और उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट रिसीव के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी अदर इनकम होगी। कोई चैरिटी शो वगैरह कर रहे हैं, उनसे कोई कलेक्शन, शोज कलेक्शन, या कोई कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनसे कोई कलेक्शन, तो वो भी सब अदर इनकम का पार्ट होती हैं। तो मेनली इनकी ये चार इनकम होती हैं, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी, और अदर इनकम में मैंने बताया छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी इनकम इंक्लूड कर दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फी की। तो लाइफ मेंबरशिप फी की बात करता हूं मैं। अब लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है बेटा? नाम से ही पता चल रहा है, फॉर लाइफ टाइम। तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, और अब हम इसको लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट है तो हम इसको ट्रीट करेंगे लायबिलिटीज, और लायबिलिटी ट्रीट करेंगे तो ये बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, कहां मेंशन करेंगे बैलेंस शीट में वो बात की बात है, फिलहाल इतना समझो। लाइफ मेंबरशिप फी के बाद हम लोग बात करते हैं लेगेसी की। लेगेसी यानी कि विल, कोई अपनी प्रॉपर्टी या कुछ मरने के बाद एनपीओ के नाम पे छोड़ जाता है, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, तो उस लेगेसी को भी हम लोग लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। तो अगर हम कोई कैपिटल रिसिप्ट करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में हम उसको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो ये मोटी मोटी वो बातें हैं जो एनपीओ में हमें नहीं पढ़नी है, बाकी तो सारी बातें वही हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में पढ़ते थे। हाँ, कुछ नई बातें आएंगी जिसके बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहले हमने बात करी सब्सक्रिप्शन की। कौन देता है सब्सक्रिप्शन? मेंबर्स देते हैं, जर्नल इनकम के पर्पज से स्पेसिफिक लायबिलिटी मानी जाएगी। डोनेशन, डोनेशन कौन देता है? मेंबर भी दे सकते हैं, नॉन मेंबर भी। जर्नल होगी तो इनकम, स्पेसिफिक होगी तो लायबिलिटी। थर्ड वन एंट्रेंस फी, दो नेचर की होती है, रेवेन्यू या कैपिटलाइज। रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम, और कैपिटलाइज नेचर की है तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, यानी कि कैपिटल में ऐड। अदर इनकम में कोई भी इनकम आ सकती है, छोटी बड़ी कोई भी इनकम, जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, शो कलेक्शन, किसी भी प्रकार की इनकम। फिर बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी को हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। लेगेसी विल जो हम इसको लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार का पैसा रिसीव करते हो किसी फंड के लिए, जनरली नाम से ही पता चल रहा है फंड, फंड को हम क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी। तो अगर कोई फंड हम लोग रिसीव कर रहे हैं या बना रहे हैं तो वो फंड भी हमें लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट करना है। हम पहले भी ऐसे ही ट्रीटमेंट करते थे फंड के लिए, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं, पहले इसकी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो वो बात करेंगे हम उसके बारे में। ठीक है, अभी थोड़ी सी छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें। अच्छा, इनमें से कुछ आइटम के हम लोगों को स्टेटमेंट बनाने की आती है, जैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह की हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ती है बेटा। तो सब्सक्रिप्शन वगैरह के स्टेटमेंट, स्टेशनरी वगैरह के स्टेटमेंट हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्यूरेल बेसिस कंसेप्ट की। हमने पढ़ा था कि एक्यूरेल बेसिस कंसेप्ट ये होता था कि हम कैश क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे, लेकिन सारी बातें कौन से ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए? करंट ईयर से। यहां भी वही बातें चलती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इसकी भी अकाउंटिंग करते समय हम एक्यूरेल बेसिस फॉलो करते हैं, यानी कि हमें सारी बातें करंट ईयर की लिखनी है, ना तो हमें प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डिंग करनी है करंट ईयर में, और ना ही नेक्स्ट ईयर की। तो हम लोग जैसे पहले क्या करते थे, इन चीज़ों को हटा देते थे, अब भी हमें एडजस्टमेंट के तौर पे इन चीज़ों को हटा देना है। ठीक है,
तो एक्यूरेल बेसिस ना हमें प्रीवियस ईयर से मतलब है, ना हमें करंट नेक्स्ट ईयर से मतलब है, हमें करंट ईयर की इनकम देखनी है और करंट ईयर के एक्सपेंसेस देखने हैं। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हमें करंट ईयर की ही बातें करनी हैं। अब सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा अभी हम कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो आउटस्टैंडिंग और एडवांस में ये सारी बातें हमारी यूज होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि आउटस्टैंडिंग, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है और वो रिलेट है प्रीवियस ईयर से तो वो हमारी इस साल की इनकम या एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर वो रिलेट है करंट ईयर का तो इस साल की इनकम या एक्सपेंस का पार्ट है, तो उसे हम ऐड और लेस करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम जब स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस वीडियो में हम इतना ही कंसेप्ट खत्म करेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगली वीडियो में 2 दिन बाद अपलोड करूंगा, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। और अगली वीडियो जो होगी उसकी पूरी अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा मैं, साथ साथ में उन छोटी छोटी चीज़ों की ट्रीटमेंट बताऊंगा जो आपको ईजिली समझ में नहीं आती। होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।